नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको सीधे मिले। एक बार फिर कलकत्ता यानी वेस्ट बंगाल की धरती से पीछे आप देख रहे हैं जिस इमारत को, विक्टोरिया, आपको सबको पता है। यहाँ पर हम लोगों से बात करने नहीं आए हैं और कारण ये है कि यहाँ ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं। तो आप कलकत्ता के बाहर या वेस्ट बंगाल के बाहर के लोगों से बात करके क्या हासिल कर पाएंगे, इसीलिए आज हमारे साथ एक ट्रायो कर रहे हैं हम, और जिसमें व्यालोक जी हैं, धीरेन्द्र पंडित साहब हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। व्यालोक जी, थैंक यू सर। थैंक यू। अब आइए सीधे बात करते हैं। और आज अगली जो 20-25 मिनट जो भी बात होगी, वेस्ट बंगाल के चुनावी हिंसा को देखते हुए केवल और केवल एक बात होती है। कभी ये लेफ्ट के शासनकाल के लिए भी लागू था और ये अब जब उसके बाद ममता बनर्जी ने रिप्लेस कर दिया उसके बाद भी है। लोग कहते हैं कि अगर डर का माहौल कम हो, डर खत्म हो और डर से जनता दूर होके मतदान केंद्रों तक पहुंचे तो खेला जरूर हो जाएगा। हम सिर्फ आज इस पर बात करेंगे कि क्या वेस्ट बंगाल में मतदाताओं के बीच डर का माहौल कम हुआ है जो सत्ता के वजह से यहाँ पर होता है। ये डर फैक्टर कितना कम हुआ है, कितना लोग फियरलेस हुए हैं। अगर फियरलेस हुए हैं तो फिर बाकी बदलाव की हवा बनी है क्या, इस पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं पंडित सर से। पंडित साहब, वाकई डर का माहौल कुछ कम लग रहा है हम लोगों को? देखिए, अभी एक दो घटनाएं तो ऐसी अवनीश जी आनी शुरू हुई हैं कि जैसे किसी पत्रकार की पिटाई कर दी हो या किसी उम्मीदवार के सामने, वरना तो ये इस समय तक बहुत अच्छे से आ जाती थी। 2021 के समय में देखेंगे तो लोग बोलते हुए, इसी कोलकाता शहर में बोलते हुए 10 बार सोचते थे कि उनको बोलना है कि नहीं बोलना है। जनरली वो बोलते ही नहीं थे, है ना। वो मतलब टीएमसी के लोग भी नहीं बोलते थे, अगर मैं ये कहूँ। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि हम लोगों का ये जो दिख रहा है उसमें ये है कि अगर बीजेपी वालों को भी ये लग रहा है कि उनको बोलना है या सरकार के बदलाव की बात है, तो वो अगर आप उसके सामने माइक लगा रहे हैं तो वो इतना तो बोल रहा है कि हाँ बदलाव, है ना। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरा क्या है कि जब से हमने देखा है कि शुरुआत को बहुत रिस्ट्रेन रख के बीजेपी ने अपनी की थी, लेकिन अब वो रंग में आ गए हैं। आप अमित शाह जैसे गृह मंत्री से अगर सीधे ये सुनते हैं कि उल्टा लटका के ठीक किया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि 7 पुश्तों का हिसाब लिया जाएगा, तो आप उन कार्यकर्ताओं के अंदर की विश्वास की लहर देखिए जिनको ये लगता है कि ये सरकार जो है अब इस मूड में है कि अगर कोई यहाँ चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने में दिक्कत करेगा तो उसको जवाब देगी। तो ये बात उनके अंदर हौसला देती है। दूसरा, अभी 245 कंपनियां, जो 2450 कंपनियां जो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी एक चुनाव के लिए नहीं लगाई गई होंगी, है ना, तो उसको लेकर भी मुझे लगता है कि उनकी प्रेजेंस दिख रही है। शाम होते ही वो भी ले रही है। और गाँव में आप ये सोचिए 10 तारीख को ही अलग अलग जगह पर, बहुत सारी जगहों पर जो डिस्टर्ब एरिया है और हर एक बूथ संवेदनशील है, ये भी जान लीजिए, ये कर चुके हैं। तो आप ये समझिए कि सब तरफ आपको एक मजबूत प्रेजेंस दिख रही है सीआरपीएफ की। चूंकि यहाँ की पुलिस की आदत हो चुकी थी, सिर्फ ये टीएमसी को दोष देना नहीं है। जैसे ये भी दिख रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको, सुरक्षा बल के लोग यहाँ भी घूम रहे हैं ना। देखो, आपको अब वो प्रेजेंस दिख रही है, तो लोगों को ये समझ में आ रहा है कि सरकार गंभीर है, वोट जरूर पड़ेंगे और एक बार उनको मालूम है कि अगर हमने निकल के वोट दे दिया तो ये वापस नहीं लौटेगी। और अगर वापस नहीं आती है सरकार तो डर खत्म हो जाता है। तो एक सर्कल है जिसपे मुझे लगता है बंगाल इस समय घूमने लगा है। तो जब वो सर्कल शुरू हो जाता है तो बहुत कम होता है। देखिए, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपको कि भाई साहब एक तरफा वो हो रहा होगा, क्योंकि ममता बनर्जी एक ऐसी नेता तो है जिनके पास बहुत ताकतवर आज की डेट में भी ग्राउंड सपोर्ट है। लेकिन ये सर्कल आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। डर कम हुआ है, डर कम हो रहा है, सर्कल आगे बढ़ रहा है, यानी डर खत्म करने का जो जितने भी काम हो रहे हैं वो और आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा व्यालोक जी, डर मान लीजिए कम हो रहा है, ठीक हो रहा है, लेकिन अभी जिस तरीके से अमित शाह जी ने कहा कि उल्टा लटका के उसके बाद 7 पुश्तों का हिसाब होगा। 21 का इलेक्शन अगर आप देखें तो ये सारे लोग, मोदी हो या भाजपा के जितने भी बाहर से आए हुए नेता थे ना, जो बंगाल के बाहर से, सबने ममता बनर्जी को टारगेट किया। इस बार उल्टा लटकाया जाएगा तो ममता बनर्जी को नहीं, क्या इस बार उस काडर को, टीएमसी का जो पूरा काडर है, जो कैरम क्लब हैं, जो उनके पाले हुए अराजक तत्व हैं, क्या ये उनके लिए कहा जा रहा है? और ये एक नई रणनीति है जो पर्सनल हमला न करके उस पूरे गिरोह जो उसको अंजाम देता है, जो तैयार किया गया है, उसको एड्रेस करना। तो ये एक नई रणनीति है और मुझे लग रहा है
या आपको क्या लगता है कि ये ज्यादा काम कर रहा है इंस्टेड ऑफ की पर्सनल अटैक? नहीं, पर्सनल अटैक तो पिछली बार भी मुझे लगता है बहुत नहीं हुआ था, वही दीदी वो दीदी टाइप का था। लेकिन इस बार भाषा में आक्रामकता है, वो आपने बताया कि वह कहीं और किसी एक व्यक्ति विशेष पर नहीं है, वो प्रवृत्ति पर इंगित कर रहे हैं कि अगर ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं तो वो जो भी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, वो साथ ही इसमें 7 पुश्तों का हिसाब होगा, किसी का हिसाब होगा। दूसरी रणनीति भाजपा ने ये बदली है कि उसने बहिर्गत वाला जो चुनावी मुद्दा बनता था बंगाल में कि बहिर्गत और आंतरिक, हालांकि टीएमसी के ही कितने नेता हैं जो बहिर्गत हैं, बहुत तेरे नाम है, मैं अब सबका नाम क्या लूं, लेकिन बहुत तेरे नेता हैं जो बंगाल के नेटिव नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका बंगाल पर वो एकाधिकार हो गया है। लेकिन भाजपा ने जो अपनी रणनीति बदली है उसने प्रवृत्ति पर चोट की है। उसने क्या किया है कि उसने अपने बड़े नेताओं को थोड़ा दूर रखा है। उसने अपने जो बंगाल के जो उसके नेता हैं उनको आगे बढ़ाया है। शुभेंदु अधिकारी ने जब योगी को दंडवत किया है तो वो एक बड़ा संकेत दे रहे हैं, वो संकेत दे रहे हैं। और आप ही से मैं वो बात भी चुरा रहा हूं, जैसा अभी हम लोगों की बातचीत हो रही थी कि मोदी का विकास और योगी का शासन, बुलडोजर कह लीजिए, उसको डंडा कह लीजिए, जो भी कहिए, वो अब इन लोगों को दिखने लगा है कि ये तीनों चारों चीजें चलेंगी। ये 2 रणनीति में बदलाव हुआ है और इसी से भाजपा की तरफ जो वोटर्स हैं वो इसलिए भी आकर्षित हो रहे हैं कि एक तो पिछली बार की तरह हल्ला गुल्ला नहीं। अच्छा देखिए, बंगाल की राजनीति में ये बात कहनी होगी कि बड़ा अजीब सा है मामला, क्योंकि बंगाल की राजनीति में एक ये भी चलता है कि आपको नेता जुझारू चाहिए, जुझारू होना चाहिए, और दूसरा ये होता है कि नेता स्ट्रीट फाइटर टाइप लगना चाहिए, लेकिन ये ओवर द टॉप ना हो। तो ये जो संतुलन की राजनीति है वह भाजपा इस बार सीख गई है और इसीलिए खेला होवे या खेला होने की आस जो है उसके वोटर्स में जग गई है। बस इतना अंतर हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। और अब धीरेन्द्र साहब के पास जरा चलते हैं। अच्छा, तो एक चीज और थोड़ा सा, अब देखिए हमारे और धीरेन्द्र साहब के सब्सक्राइबर भी, प्रारब्ध के आप सब्सक्राइबर भी हमें मिल गए, तो ये अच्छा लगता है। और ये वीडियो हम बहुत औपचारिक बना भी नहीं रहे हैं, एक अनौपचारिक चलते हुए बातचीत, थोड़ी देर और जब तक खाली होते हैं पुण्य साहब। एक बार आपको हिंदू मुसलमान नहीं है, बंगाल में इस तरह का कोई माहौल नहीं होता, बंगाल इस तरह से चुनाव नहीं लड़ता। मेरा जो अनुभव है, मैं आपसे इसको लूंगा, मैं बात आता हूँ। एक बंगाल के बारे में हमेशा बंगाल के लोग कहता है, जो सो कॉल्ड भद्र लोग, कि देखिए यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं चलता, यहाँ बंगाल इसको पसंद नहीं करता। हमने अपने जितने भी लोगों से बात की, जो भी फीडबैक लिया, हमें तो कहीं हिंदू मुसलमान दिखा नहीं। ये एक नया मैं पा रहा हूं कि यहाँ वाकई हिंदू मुसलमान नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा है कि हम हिंदुत्व के साथ है इसलिए हम सरकार हटा देंगे, ममता बनर्जी गलत है इसको हम बदल देंगे, ऐसा नहीं कह रहे हैं। समस्याओं पर बात कर रहे हैं, यानी यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ की अराजकता, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, इस पर बात होगी। तो क्या आपको लगता है कि ये सही ग्राउंड है जो वाकई चुनाव के लिए होना चाहिए? देखिए, बंगाल की बात हमको 2 नजरिए से देखनी पड़ेगी कि बंगाल में बंगाल को लेकर क्या बात हो रही है और बंगाल को लेकर बाहर क्या बात हो रही है। देखो, 2 हिस्सों में आपको देखना पड़ेगा। बंगाल के बाहर जो बंगाल की ज्यादा बातचीत है विकास को लेकर, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में ये कहानियां हो सकती है। 2017 से पहले यूपी में भी यही कहानी है। बिहार में नीतीश कुमार के पहले उसको कार्यकाल को छोड़ दें तो उसके बाद फिर ये बात लगातार वापस आ गई। मतलब उन्होंने बहुत कुछ पहले कार्यकाल के बाद उन पर बहुत सवाल उठे। लेकिन बंगाल के बाहर के लोगों के लिए वो जिले जहाँ हिंदू मुस्लिम्स का प्रॉब्लम है वो बड़े मसले हैं, लेकिन बंगाल के अंदर वो मसला आपको दिखाई दे रहा है, वो फील हो रहा है, वो चेंजेस फील हो रहे हैं। लेकिन वो लोग इसके साथ साथ ये भी बात कर रहे हैं कि साहब हमारे यहाँ से 6000 फैक्ट्रियां चली गई। और ये बड़ा, चूंकि बंगाल के अंदर एक बड़ा एक जो अहम मान्यता का भाव होता है कि हम और वो हमेशा से था। ये हमेशा से, इसलिए भी मैं कह सकता हूँ कि जब से कलकत्ता बना, क्योंकि बंगाल के अंदर इतिहास में जीने की, वो इतिहास को पढ़ता नहीं, वो इतिहास में जीता है।
है ना, तो वो उसको अभी तक उसके जहन में ये है, जबकि कलकत्ता से आगे बाकी महानगर कहीं और निकल गए। हालांकि कलकत्ता में हमने देखा साफ है, सब चीजें हैं, लेकिन बामुकाबले बिजनेस और तमाम चीजें जो कोलकाता कभी आदित्य बिरला का घर हुआ करता था, बिरला परिवार, पोद्दार परिवार, डालमिया, कितने परिवार आप नाम लेंगे जो यहाँ से निकले हैं, जिन्होंने इस देश को दिशा दी, क्रांतिकारी यहाँ से निकले। आज की डेट में तो ऐसा नहीं है, तो वो बात यहाँ आ रही है। अच्छा, सोशल मीडिया ने उनको जगा दिया। भाई पहले बंगाल में क्या किया गया, बंगाल का 50 साल का जो टेन्योर है, ये ऐसा किसी और राज्य में नहीं हुआ कि जहाँ एक तरह से चूंकि हम लोग बाकी किसी राज्य को इसलिए नहीं जोड़ सकते बंगाल के साथ, अगर हम पॉलिटिकली भी एनालाइज करें कि अगर हम त्रिपुरा की बात करते हैं जहाँ लेफ्ट रहा है, तो वहाँ कांग्रेस नेशनल पार्टी रही है। अगर हम केरल की बात करते हैं तो कांग्रेस नेशनल पार्टी रही है। लेकिन बंगाल अकेला ऐसा राज्य रहा कि जहां एक तरफा जब लेफ्ट आ गया तो उसके बाद से कोई नेशनल पार्टी नहीं रह पाई, और कांग्रेस ने यहाँ कभी जीतने की कोशिश नहीं की। उसके बाद जब लेफ्ट को उखाड़ा तो तृणमूल ने उखाड़ा, जो एक रीजनल सेंटीमेंट के साथ थी। जो रीजनल पार्टियां हैं उनका एक लेवल होता है कि वो अपने आप को जैसे ही वो नेशन के साथ अटैच करके पूरी पॉलिटिक्स करती हैं, तो उसमें किसी नेशनल पार्टी के द्वारा उनके मुद्दों को ले जाने का खतरा होता है। तो आप हमेशा देखेंगे वो या तो इमोशंस पे जाएंगी, भाषा के, या वो रीजनल सेंटीमेंट को बढ़ाएंगी, या वो अपने अंदर का एक फॉल्स प्राइड क्रिएट करती हैं जो उनको बाकी राष्ट्र से अलग कर सके, क्योंकि वो इंसुलेशन चाहती हैं, यहाँ पेनिट्रेशन ना हो। तो ये हमने बंगाल के दुर्भाग्य देखा है कि मतलब आपको कहना चाहिए नहीं जो भी राज्य के लिए कि 40-50 साल लगातार कंटिन्यूटी है। 34 साल वो और 15 ये पूरे हो गए, लगभग 50 साल आजादी को 79 ईयर हुआ है। तो उनमें से आप एक ऐसी जहाँ जिस राज्य में नेशनल आइडिया को लेकर जिस राज्य से जन्मा हो, देखो बहुत सारे लोग और कहानी बताते हैं, लेकिन आप ये समझिए कलकत्ता बहुत पुराना शहर नहीं है। ठीक बात है। जेम्स चार्नक ने बनाया है, श्रुति नटी, गोविंदपुर और वो कालीकटा 3 गांवों से मिला के बनाया हुआ है ना, अंग्रेजों ने आके बना दिया। तो आप ये कहने लगे कि यहाँ इतिहास बहुत बड़ा है, हमारे पास ऐसे शहर है जो चंद्रगुप्त से आज तक कंटिन्यूटी में है। तो इसीलिए बात इतिहास की भी नहीं, बात आपने उन 50 सालों में एक नैरेटिव गढ़ दिया कि साहब ये बंगाल राष्ट्र से अलग सोचता है। अरे बंगाल पार्ट ऑफ इंडिया है ना। तो इन्होंने क्या किया, इस 50 साल में ये डेवलप हुआ, एक भद्रलोक हुआ जो मुस्लिम अतिवादियों को समर्थन करती हुई सीपीएम सरकार के साथ खड़ा हुआ। फिर उसके बाद टीएमसी आई, उसके लिए बहुत इजी केक वॉक था कि जो सिस्टम है उसी को थ्रो आउट करो, क्योंकि इसी से आप जो बाकी कांग्रेस को भी दूर रख सकते हैं और अचानक बीजेपी की जो ताकत पैदा हुई उसको भी आप सप्रेस कर सकते हो। तो ये एक इंटरेस्ट था जिसकी वजह से हुआ। लेकिन बंगाल के आदमी के सामने आज वो आपको गुजरात की फैक्ट्रियों में मिल रहा है, वो आपको बेंगलोर में मिल रहा है, क्योंकि उसके बाद फैक्ट्रियां नहीं, दिल्ली में वो जा रहा है। तो ये बात उनके प्राइड को जो आपने एक हथियार अपने लिए इस्तेमाल बनाया था कि मैं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन बहुत दिनों तक वो आपकी तरफ ही आ गया। अब वो आप कह रहे हैं क्योंकि आपका तो प्राइड था ना। ऐसा तो है नहीं, दुनिया में कोई नहीं जा रहा भाई, मराठी बाहर जा रहे, यूपी के बाहर जा रहे, मद्रास से भी सब लोग आ रहे, मतलब चेन्नई सम्मान से नहीं रोका। हाँ, लेकिन इन्होंने उसको ये बना दिया था, एक फॉल्स ईगो क्रिएट कर दिया था कि आप नहीं जा सकते कहीं। अब वो जा रहे हैं, क्योंकि आपने उनको समझाया था नहीं हम तो कहीं नहीं जाते, तो उनको चोट लग रही है। तो इसीलिए वो भी आदमी आपका ईगो आप ही के खिलाफ जा रहा है, ये भी एक बड़ा चीज है, बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, पुण्य सर ने जो बात कही कि बंगाल शेष भारत से आगे सोचता है, बंगाल शेष भारत से बहुत आगे है, ये जो था, और वो जो प्राइड था, और जो दीदी की यूएसपी है वो प्राइड पे ही खेलती रही है। अब जब यहाँ विकास के मुद्दे, यहाँ सफाई का मुद्दा आप देख लीजिए, फैक्ट्रियों की बात हो रही है, तमाम तरह की इस तरह की अगर बातें हो रही हैं, तो क्या फिर ये स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने की है? क्यों? क्योंकि डबल इंजन का कॉन्सेप्ट उत्तर प्रदेश को जैसे बदला, बिहार को जिस तरीके से बदलाव देख रहे हैं, गुजरात मॉडल है ही है। तो डेवलपमेंट अगर लगा हुआ है तो ये क्या एक स्वाभाविक परिवर्तन की तरफ ले जाता है? बंगाली प्राइड का कम होना और अभावों की तरफ ध्यान जाना, ये संभवतः पहली बार है जिसको पुंडीर साहब ने भी कहा। इस सवाल के पहले वो हिंदू मुस्लिम वाला देखिए, आप मेरे से पहले चूंकि पूछ रहे थे तो थोड़ा सा मुझे उसको भी एड्रेस करने की बात करें। देखिए, हिंदू मुसलमान का सवाल ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, वो खूब होता है। वही एक छद्म से उसको ढका गया था। अगर वो नहीं होता तो मुर्शिदाबाद में इस बार जो रामनवमी पर हुआ है वो हम लोगों ने देखा है। मुर्शिदाबाद में जो रामनवमी पर हुआ उसके बड़े संकेत समझने चाहिए। 70% से ज्यादा आबादी है वहीं पर, क्या, और जबकि कई बार ममता बनर्जी कह चुकी हैं, समझा चुकी हैं
कि यहाँ राम की भूमि नहीं है। कह चुकी हैं, उनके मुंह से ये बदजुबानी हो चुकी है, लेकिन ये राम की भूमि नहीं है। इस पर तो खैर मैं 1.5 दिन बोल सकता हूँ, लेकिन वही क्यों हुआ? क्योंकि डर मुक्त हुआ। दूसरा, दो तरफा जो हथियार आप बनाते हैं, जब आप अपने यहाँ के प्राइड को, जैसे आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसी जो पार्टियां हैं, वो अगर रीजनलिज्म को एक ये बनाती हैं अपना मुद्दा, वो अगर एक परिवार को मुद्दा बनाती हैं, तो वो एक समय उन पर वापस भी आता है। एक जाति, एक धर्म, एक रीजन, जो बात सर ने कही, पुंडीर सर ने। दूसरी बात, डबल इंजन में लोग देख रहे हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, 7 साल पहले का उत्तर प्रदेश याद कीजिए आप, और आज का उत्तर प्रदेश याद कीजिए। उत्तर प्रदेश क्या एक्सपोर्ट कर रहा था 7 साल पहले? मुख्तार अंसारी को एक्सपोर्ट करता था। उत्तर प्रदेश क्या कर रहा था? आजमगढ़ मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर रहा था। आज क्या कर रहा है? आज ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर रहा है। आज वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि जेवर हम दुनिया का सबसे बड़ा और भव्य एयरपोर्ट बनाएंगे, हम उसकी लड़ाई में लड़ेंगे। और अचानक से ये जो नोएडा कांड हुआ है कल का, बस मैं छू के निकल जाता हूँ, उसके भी कारण हमें समझने चाहिए, उसके भी कारण हम लोगों को बात होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो आपने सवाल किया है कि क्या डबल इंजन से और भाजपा की तरफ स्वाभाविक जो झुकाव है, बिल्कुल स्वाभाविक झुकाव है। और भाजपा के अलावा टीएमसी को कोई दूसरी पार्टी है भी नहीं, मैदान में ही नहीं है, न तो लेफ्ट है न कांग्रेस है। तो फिर जवाब तो आपने खुद ही दे दिया। तो इसलिए अगर परिवर्तन होना है तो भाजपा के साथ ही होना है। अगर परिवर्तन होना है तो भाजपा के साथ होना है। दर्शकों, जो भी बातचीत, और ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल मैदान में निकल के चले आए हैं, ये हमने बंगाल को महक के, बंगाल से बात करके ये तब जाना है। इस बार बंगाली अस्मिता, बंगाली प्राइड, बंगाली कल्चर, हम बंगाली, ये जो भाव गणित पर पूरा इलेक्शन लड़ा जाता था, और खासतौर से ममता बनर्जी की ये यूएसपी थी, यह चुनाव संभवतः बहुत अरसे के बाद बंगाल की समस्या, बंगाल का विकास, बंगाल में अराजकता, लॉ एंड ऑर्डर, ये जो एक जेन्युइन मुद्दे होते हैं उस पर आया है। और संभवतः यही वजह है कि बीजेपी का जो डबल इंजन का मॉडल है, वो ब्रांड उनके पास मोदी हैं, जो विकास के ब्रांड हैं, उनके पास उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जैसा एक उदाहरण है जिसने ये करके दिखाया है। तो मुझे लगता है कि जो मैं एक बात कहता हूं लगातार, कि यह चुनाव संभवतः पहला ऐसा चुनाव है लंबे अरसे के बाद जो बंगाल में लड़ा जा रहा है, बंगालियों द्वारा लड़ा जा रहा है, बंगाल के लिए लड़ा जा रहा है, और इसलिए बंगाल के अपने जमीनी मुद्दे इस पे हावी। मुझे उम्मीद है कि ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो जिस तरीके से चैनल को आपने सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दिया है, और इसको बढ़ाते रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली कोई चर्चा लेके आए। ग्राउंड रिपोर्टिंग इस समय हमारी बंगाल से चल रही है, तो वो सूचना आपको सीधे मिले। आइए, धन्यवाद देते हैं धीरेन्द्र पुंडीर साहब का और व्यालोक जी का। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय जय श्री राम।